गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को दृष्टि विकलांगता के विषय में बताएंगे कि दृष्टि विकलांगता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टि विकलांग बालकों के विषय में बताएंगे कि दृष्टि विकलांग बालक होता कैसा है। वह बालक जिसे कुछ भी न दिखाई दे, जो कुछ भी देख नहीं पाते हैं, उन्हें हम अंधे बालक या दृष्टि विकलांग बालक कहते हैं। ये ऐसे बालक होते हैं जो दुनिया के रंग बिरंगी छटाओं, प्राकृतिक दृश्यों, सागर की उछलती कूदती लहरों, झरझर करते झरनों, बाग बगीचों में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों आदि को देख नहीं पाते हैं। अतः नेत्र के बिना संपूर्ण संसार ही उनके लिए अंधकारमय होता है। इसलिए कहा गया है कि सभी अंगों में नेत्र प्रधान अंग होता है। अंधे बालक वो बालक होते हैं जो न तो दूसरे बालकों के साथ खेल पाते हैं, न ही उनकी तरह पढ़ लिख पाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पढ़ाना और लिखाना भी आसान नहीं होता है। वह प्रत्येक काम के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। यह आश्रितता उनके जीवन को अत्यंत कष्टकारक एवं नीरस बना देता है। बच्चों, जो कार्य सामान्य बालक कर लेता है वो कार्य ये बालक नहीं कर पाते हैं। श्रवण विकलांग बालक देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता है। इसके विपरीत ये बालक सुन तो सकते हैं लेकिन देख कुछ भी नहीं सकते हैं। इनके लिए पूरा जीवन ही अंधकार से भरा हुआ है। उन्हें अपने जीवन में जरा भी आनंद का अनुभव नहीं होता है, बल्कि वे जीते जी नरक के समान दुख को भोगते हैं। क्यों? क्योंकि वे संपूर्ण रूप से दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस कारण वे अपना आत्मविश्वास बहुत जल्दी ही खो देते हैं तथा हीन भावना के वे शिकार हो जाते हैं। वे अपने जीवन को व्यर्थ व निरर्थक समझने लगते हैं। अतः ऐसे बालकों को किसी की दया की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, या ऐसे बालकों को दया की नहीं, हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर दया नहीं दिखाना है। दया की जगह पे उनके लिए पूर्ण सहयोग व सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए। पूर्ण सहयोग एवं सहायता से यहाँ तात्पर्य है बच्चों की उनकी विकलांगता को देखते हुए उन्हें वो सभी सुविधाएं और वो सभी सामग्री को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके। देख तो वो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चों, जो कुछ भी ये सुन लेते हैं, सुनने के पश्चात उनको वो चीजें आजीवन याद रहती है। तो इनके अंदर स्मरण शक्ति सामान्य बालकों से बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इन्हें कह सकते हैं कि इनका आईक्यू लेवल प्रतिभाशाली बालकों के बराबर होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें दया की नहीं अपितु सहयोग
व सहायता की आवश्यकता है। तो यह सहयोग और सहायता किसके द्वारा की जा सकती है? यह सहयोग एवं सहायता माता पिता, संरक्षकों, शिक्षकों एवं समाज के लोगों द्वारा उनको प्रदान की जा सकती है कि वे अंधे बालकों का पूरा ध्यान रखें, अंधे बालकों पर वो पूरा ध्यान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में उनकी पूरी सहायता करें। दृष्टि विकलांग बालकों का प्रकार या इसे वर्गीकरण कहिए। मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप दृष्टि बालकों के प्रकारों के विषय में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है दृष्टि बाधिता आरंभ होने के उम्र के आधार पर। दृष्टि बाधिता जैसी महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं विस्तृत गंभीर समस्या को समझने के लिए उनके अलग अलग प्रकारों को समझना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी कारक है। ये सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे जरूरी कारक है। इसमें सबसे पहला आता है दृष्टि बाधिता आरंभ होने की उम्र के आधार पर। तो दृष्टि बाधिता आरंभ होने की उम्र के आधार पे आपके दिमाग में अब ये प्रश्न उठता होगा बच्चों कि दृष्टि बाधिता आरंभ होने के लिए उम्र को आधार क्यों बनाया गया है? तो उम्र का इस बात का प्रभाव बच्चे के विकास व उसकी समस्याओं पर अधिक पड़ता है, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं यानी 3 मंथ, उनको इसका एहसास नहीं होता है जब तक वो शैशवावस्था में है। लेकिन जैसे जैसे उनके विकास, शारीरिक विकास बढ़ती है, मानसिक विकास बढ़ता है, जैसे जैसे वो समझने लगते हैं तो बच्चे के विकास व उसकी समस्याओं पर उम्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे जन्मतः दृष्टिहीन होते हैं तो उन्हें दृष्टि प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल नहीं है, वो उसका अनुभव ही नहीं किए हैं। लेकिन जिन्होंने जन्म के कुछ वर्षों पश्चात अपनी दृष्टि खोई है या रोशनी खो दी है, उन्होंने थोड़े बहुत दृश्य प्रत्यय विकसित कर लिए। जिनका जन्म के पश्चात जो दृष्टिहीन नहीं है, उन्होंने कुछ समय तक सांसारिक जगत को देखा, समझा और अनुभव किया, तो वो दृष्टि प्रत्यय उनके अंदर विकसित हो चुका है। इसलिए दृष्टि बाधिता उम्र के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहला जन्मजात दृष्टि बाधिता और दूसरा आता है आकस्मिक या जन्म के पश्चात दृष्टिहीनता। उम्र के आधार पे बच्चों दृष्टि बाधिता 2 प्रकार की होती है, जन्मजात दृष्टि बाधिता और उम्र के आधार पे दृष्टि बाधिता। तो जन्मजात, जैसा कि शब्द से ही इसके अर्थ का बोध हो रहा है बच्चों, जन्मजात दृष्टि बाधिता वह बाधिता है जिसमें
बालक को जन्मतः ही दृष्टिहीन है, यानी वो जन्म से ही दृष्टिहीन है। इनके रंग, आकार, आकृति, समय संबंधी धारणाएं विकसित करने हेतु दृश्य के स्थान पर स्पर्श एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन्हें दृश्य जगत से प्रत्यक्षीकरण नहीं प्राप्त हुआ है, इन्होंने देखा ही नहीं है, इसलिए ये रंग, आकार, आकृति, समय संबंधी धारणाएं इनके अंदर विकसित करने हेतु दृश्य के स्थान पर स्पर्श एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा आता है आकस्मिक या जन्म के पश्चात दृष्टिहीनता। इसमें बच्चों वे बालक आते हैं जो जन्म के समय दृष्टिहीन नहीं होते हैं, जो किसी कारणवश जन्म के बाद इनके अंदर दृष्टिहीनता पाई जाती है। ये कुछ समय तक संसार को देखे रहते हैं, दृश्य प्रत्यय से ये अवगत रहते हैं। ये बालक पैदा तो होते हैं दृष्टि संवेदना के साथ, परंतु जन्म के बाद अचानक किसी बीमारी, चोट, दुर्घटना के कारण इनके आंखों की रोशनी चली जाती है या आंख क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे इन्हें दिखाई नहीं देता है। दूसरा आता है बच्चों चिकित्सीय आधार पर। पहला कारक था उम्र के आधार पे, दूसरा है चिकित्सीय आधारों पर। चिकित्सीय आधारों में सबसे पहला आता है बच्चों संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन। सबसे पहला है संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन। दूसरा है आंशिक दृष्टि बालक और तीसरा है अन्य परिस्थितियां। चिकित्सीय आधार पे 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन, दूसरा है आंशिक दृष्टि बालक और तीसरा है अन्य परिस्थितियां। अब ये 3 प्रकार बताए गए हैं बच्चों। तो सबसे पहला प्रकार जो आता है संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन बालक। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठेगा कि संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन बालक किसे कहते हैं? तो इस वर्ग में वे सभी बालक आते हैं जो जन्म से या जन्म के पश्चात पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, अर्थात जिनकी दृष्टि क्षमता का विशेषज्ञों द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है। वे बच्चे संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन के अंतर्गत आते हैं, जिनके दृष्टि क्षमता का विशेषज्ञों द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है एवं जिनकी दृष्टि तीव्रता 20/200 या उससे कम एवं दृष्टि क्षेत्र 20 अंश कोण या उससे कम पाया जाता है, उन्हें वैधानिक रूप से दृष्टिहीनता की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसके पश्चात वे सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभों जैसे आरक्षण, आयकर लाभ आदि के पात्र हो जाते हैं।
संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक बालक, जिनकी दृष्टि क्षमता विशेषज्ञों द्वारा मापन किया जाता है, जिनको मापने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, उन्हें संपूर्ण दृष्टिहीन या वैधानिक दृष्टिहीन बालक कहते हैं, जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 या उससे कम दृष्टि क्षेत्र 20 अंश कोण या उससे कम पाया जाता हो, तो उन्हें वैधानिक रूप से यानी कानूनन रूप से दृष्टिहीनता की श्रेणी में रखा जाता है और सरकार द्वारा जो भी सहायता या सरकार द्वारा जो भी लाभ होता है वो उन्हें प्राप्त होता है। आंशिक दृष्टि बालक। आंशिक दृष्टि बालक, आंशिक दृष्टि बालक वे बालक होते हैं जिनको चिकित्सीय परामर्श या चिकित्सक के अनुसार उन्हें आंशिक दृष्टि बालक कहा जाता है, जिनमें कुछ दृष्टि संवेदनाएं शेष रह जाती हैं, जिनमें देखने की आंशिक रूप से कुछ क्षमताएं शेष रहती हैं, अर्थात वे बालक जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन नहीं होते हैं एवं जिनकी दृष्टि तीव्रता 20/70 से 20/200 के मध्य होती है तथा जो अपने शेष दृष्टि का प्रयोग विशेष प्रशिक्षणों व उपकरणों के सहायता से कर सकते हैं, उन्हें आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक कहा जाता है, जिनमें देखने की कुछ क्षमताएं शेष रहती हैं, जिन्हें विशेष उपकरणों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से देखने में सहायता प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अन्य परिस्थितियां। अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिन्हें चिकित्सीय लक्षणों एवं परिस्थितियों की वजह से सामान्य दृष्टि क्षमता होने के बावजूद, जिन्हें चिकित्सीय लक्षणों एवं परिस्थितियों की वजह से कहा जाता है कि उनके पास सामान्य दृष्टि क्षमता है भी, सामान्य दृष्टि क्षमता होने के बावजूद उसका वह सामान्य रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं एवं दृष्टि संवेदना संबंधी कार्यों में बाधिता का सामना उन्हें करना पड़ता है, वे अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत जो बालक आते हैं जिनकी सामान्य दृष्टि क्षमता होने के बावजूद वह उसका उपयोग सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं, उनकी दृष्टि संवेदना उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं, वे सभी बालक अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत आते हैं जिनको सामान्य दृष्टि है लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनमें कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि इन बालकों में किस प्रकार का दृष्टि दोष है। अन्य परिस्थितियों के बालकों के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार इनके लक्षणों के आधार पर व्यक्त होता है कि इनमें किस प्रकार का दोष है। हम लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सक की परामर्श लेते हैं और चिकित्सक की
परामर्श के साथ साथ चिकित्सीय उपचार भी और विशेषज्ञों के मापन की प्रक्रिया के द्वारा ही इनके दोषों का और इनके लक्षणों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। तो इनमें सबसे पहला आता है बच्चों आक्यूलर मोटिलिटी। आक्यूलर मोटिलिटी, इसमें जो दृष्टि बाधित बालक होता है उनके आंखों में जो दोष पाए जाते हैं वह कुछ इस प्रकार के होते हैं। जब वह बालक की दोनों आंखें, जब उस बालक की दोनों आंखें मिलकर एक प्रतिबिंब का निर्माण न करके एक से अधिक या अपूर्ण प्रतिबिंब निर्मित करती है, तो व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि विकलांगता से पीड़ित होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रकार की आक्यूलर मोटिलिटी में व्यक्ति या बालक जो दोनों आंखों को मिलकर, व्यक्ति की जब दोनों आंखें मिलकर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, लेकिन इन बालकों में दोनों आंखें मिलकर एक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाती हैं, बल्कि एक प्रतिबिंब का निर्माण न करके एक से अधिक या अपूर्ण प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तब इस प्रकार के बालक को दृष्टि बाधित बालक कहा जाता है। दूसरा लक्षण है बेटा नाइस्टिगमस। नाइस्टिगमस दूसरा प्रकार है। इसमें बालकों की दृष्टि की स्थिरता प्रभावित होती है। इसमें बालकों की दृष्टि की स्थिरता, जिस चीज को वो स्थिरता से देखते हैं वो देख नहीं पाते हैं। दृष्टि की अस्थिरता की वजह से उन्हें देखने एवं पढ़ने में असुविधा उत्पन्न होती है। तीसरे प्रकार का आता है बच्चों स्ट्रैबिस्मस। तीसरे प्रकार का क्या आता है? स्ट्रैबिस्मस। इस प्रकार की समस्या में आंखों की अनियंत्रित मांसपेशियां गति के कारण आंखों में भैंगापन या तिरछापन होता है, जिससे प्रभावित होकर मस्तिष्क आंखों के भ्रमित संकेतों को ग्रहण करना बंद कर सकता है। इस प्रकार के लक्षण में बालकों या व्यक्तियों की आंखों की मांसपेशियों में अनियंत्रित गति होती है। इन अनियंत्रित गति के कारण उनकी आंखों में भैंगापन या तिरछापन हो जाता है, जिससे जो सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंच रही थी, वह प्रभावित होकर अब उनमें बाधा उत्पन्न हो रहा है। प्रभावित होकर मस्तिष्क आंखों के भ्रमित संकेतों को ग्रहण करना बंद कर देता है। ये तो तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार आता है बच्चों फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जिसमें बालकों के अंदर प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता होने से वह बालक या व्यक्ति प्रकाश का सामना नहीं कर पाता है, एवं जब वो प्रकाश का सामना नहीं कर पाता है, इस कारण उसकी जीवनचर्या प्रभावित होने लगती है और वह दृष्टिबाधिता का सामना उसको करना पड़ता है। यह विकार एल्बिनो बालकों, जिनकी आंखों में वर्णक नहीं
पाया जाता है उनमें होता है। इस प्रकार का विकार अधिकतर एल्बिनो बालकों, जिनके आंखों में वर्णक नहीं पाया जाता है, अधिकतर उन्हीं बालकों में ये पाया जाता है। पांचवा प्रकार आता है बच्चों वर्णांधता एवं रतौंधी। इसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, जिनको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ रतौंधी, जिन्हें रात दिन में दिखाई देता है लेकिन रातों में दिखाई ठीक प्रकार से नहीं देता है। वर्णांधता में बालक या व्यक्ति में रंगों में अंतर कर पाने में वो अक्षम होते हैं। वर्णांधता में बच्चों, जो वर्णांधता शिकार बालक या व्यक्ति होते हैं, वे रंगों में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, असक्षम होते हैं। और रतौंधी, जिसको आप सभी को पता है कि रतौंधी विटामिन ए की भी कमी से होता है, जिसमें बालक या व्यक्ति को रात के समय ठीक से नहीं दिखाई पड़ता या ठीक से देखने में असमर्थ हो जाते हैं, और इस प्रकार के विकारों से उनका सामान्य जीवन प्रभावित होता है। अभी तक हमने आप लोगों को दो प्रकार की विकलांगता बताई। पहले प्रकार में दृष्टिबाधिता आरंभ होने की उम्र के आधार पे था, दूसरा चिकित्सीय आधार पे था, और अब तीसरा प्रकार आता है बच्चों शैक्षिक आधार, यानी शिक्षा के आधार पे। तो शैक्षिक वर्गीकरण या शैक्षिक आधार इस दृष्टिकोण पर आधारित होता है कि व्यक्ति की दृष्टि अक्षमता या जो भी शेष क्षमता है, उसके दैनिक जीवन कौशलों को अर्जित करने में, सामाजिक जीवन में समायोजन करने में, उपलब्धियों में तथा व्यावसायिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस आधार पर शैक्षिक बाधिता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दृष्टिहीन अथवा शैक्षिकीय दृष्टिहीन बालक। पहला क्या है बच्चों? दृष्टिहीन अथवा शैक्षिकीय दृष्टिहीन बालक। दृष्टिहीन अथवा शैक्षिकीय दृष्टिहीन बालक के अंतर्गत वे सभी बालक आते हैं बच्चों जो जन्म से या जन्म के पश्चात पूर्ण या आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, जिन्हें सीखने हेतु आंखों के स्थान पर अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे श्रव्य एवं स्पर्श संवेदनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि एवं श्रव्य माध्यमों द्वारा तैयार पाठ्य सामग्री के साथ साथ उन्हें चलने फिरने हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सफेद छड़ी इत्यादि। दूसरा आता है बच्चों निम्न दृष्टि बालक। निम्न दृष्टि बालक
के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनमें दृष्टि संवेदनाएं कुछ शेष रह जाती हैं, जो अपनी शेष दृष्टि का उपयोग अपनी अधिगम संबंधी प्रक्रिया में विशेष उपचार एवं सहायक उपकरणों की सहायता के साथ साथ विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री के लिए आपको यहाँ पे समझना है कि विशेष रूप से शिक्षण सामग्री कौन कौन से हैं, जैसे बड़ी छपाई वाले बुक्स, उभरे अक्षर इत्यादि हों उस बुक्स में, एवं इस तरह की शिक्षण सामग्री उनके लिए प्रदान की जाए। इसके साथ साथ इनके प्रशिक्षण के साथ ही साथ उन्हें दैनिक जीवन कौशल एवं चलने फिरने संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त कर अपना आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकने में सहायता प्रदान करना। निम्न दृष्टि विकलांग बालक की कुछ शेष दृष्टि संवेदनाएं रह जाती हैं बच्चों, जिसे उपचार के माध्यम से सहायक उपकरणों जैसे चश्मा, मैग्नीफाइंग लेंस इत्यादि की सहायता के साथ साथ विशेष शिक्षण सामग्री प्रदान करके उन्हें विशेष शिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात उन्हें दैनिक जीवन कौशल एवं चलने फिरने जैसी स्वतंत्रता प्राप्त कराकर उन बालकों को आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकने में सहायता प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। अब आता है बच्चों दृष्टि विकलांगता के कारण। अभी तक तो आपने दृष्टि विकलांगता के प्रकार के विषय में समझा, लेकिन ये दृष्टि विकलांगता बालकों में आई कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। हमें इसके कारण पे ध्यान देना होगा कि किस कारण से बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात अंधे हो जाते हैं। इन कारणों को जानने के बाद भविष्य में इन कारणों को दूर करने के उपाय के विषय में विचार करना है, जिससे कि वर्तमान समय में या भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो। तो सबसे पहले दृष्टि विकलांगता तो यहाँ पे बच्चों जो हमारे और आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है दृष्टि विकलांगता के कारण, उसके विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम आपको दृष्टि विकलांगता के कारण के विषय में बताते हैं। दृष्टि बाधिता या दृष्टि विकलांगता मुख्य रूप से दुर्घटनाओं, संक्रामक रोगों, ट्यूमर, जहरीले पदार्थों, चोटों तथा कई प्रकार के असामान्यताओं के कारण होती हैं। इसके साथ ही साथ कई बार आनुवांशिक विकार भी दृष्टिबाधिता के कारण हो सकते हैं, जैसे कार्निया, रेटिना
इत्यादि को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। कुछ कारक गर्भावस्था के दौरान भी होते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण गर्भ में बच्चे के दृश्येंद्रिय का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से कई वातावरणीय कारक भी दृष्टि विकलांगता एवं दृष्टिबाधिता के हो सकते हैं। इन कारकों के आधार पे हम दृष्टिबाधिता के कारण को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है जन्म के पूर्व के कारण और दूसरा आता है जन्म के पश्चात के कारण। तो जन्म के पूर्व के कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आनुवांशिक या जेनेटिक कारक और दूसरा है भ्रूण विकास की अवधि में अंतःगर्भाशयी वातावरण। ये दो कारण जन्म के पूर्व कारक में दो प्रमुख कारण आते हैं बच्चों। पहला आप सभी जानते हैं कि जेनेटिक चीजें स्थानांतरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो पहला कारण क्या है? आनुवांशिक या जेनेटिक कारक, जिसमें बालक या व्यक्ति में आनुवांशिक विकार आंखों के किसी हिस्से में हो जाते हैं, जैसे कार्निया, रेटिना, ऑप्टिक नाड़ी आदि को आनुवंशिक कारकों की वजह से उनमें विकृति आती है। साथ ही कुछ अन्य वंशानुगत कारक होते हैं। इनमें जन्मजात मोतियाबिंद, ऑप्टिक नाड़ी क्षरण एवं एल्बिनिज्म, ये जो हैं वंशानुगत या आनुवंशिकता के आधार पे इस प्रकार की दृष्टिहीनता बच्चों में पाई जाती है। दूसरा है भ्रूण विकास की अवधि में अंतःगर्भाशयी वातावरण। आप सभी को यह ज्ञात है कि जब माता गर्भावस्था में होती है, एक महिला गर्भावस्था के दौरान गर्भ में अगर उसको संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। उसके बच्चे का पूर्णतः विकास संभव नहीं हो पाता है। इसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूण विकास के प्रारंभिक काल में जब भ्रूण बहुत तेजी से विकसित होता है, उस समय कई ऐसे कारक उसके सामान्य एवं असामान्य विकास को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण दृष्टिबाधिता उत्पन्न होती है या बच्चा दृष्टि विकलांग होता है। इन कारकों में सबसे पहला कारक आता है बच्चों, गर्भकाल में माता को संपूर्ण पौष्टिक आहार का न मिलना, यानी अर्थात संतुलित आहार का अभाव, जिससे कि माता में पोषण स्तर की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के दृष्टि विकास में बाधा उत्पन्न होता है। दूसरा कारक आता है बच्चों, गर्भावस्था काल में गर्भवती को होने वाले
घातक संक्रामक रोग जैसे जर्मन मिसल्स, इस प्रकार के रोग से अगर गर्भावस्था में माता ग्रसित हुई या गर्भावस्था में इस प्रकार के रोग हुए तो भ्रूण में, गर्भ में पलने वाले भ्रूण पर इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारक आता है बच्चों, गर्भ काल में अत्यधिक विकिरण का सामना करना, बार बार एक्सरे कराना। चौथा कारक आता है गर्भावस्था में माता द्वारा अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना या मादक द्रव्यों एवं नशीले पदार्थों का सेवन करना, जिससे कि भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और बच्चों में दृष्टि बाधिता आती है। अंतिम कारक, लास्ट का कारक जो है वह गर्भ काल में भ्रूण को ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, गर्भावस्था में भ्रूण को पूर्णतः ऑक्सीजन का न मिल पाना, जिसके कारण बालक का विकास नहीं हो पाता है। ये सभी वे कारक हैं जो भ्रूण के विकास के समय मस्तिष्क एवं ज्ञानेंद्रियों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे कि गर्भ में ही बच्चे के मस्तिष्क एवं ज्ञानेंद्रियों का पूर्णतः निर्माण, दृष्टि विकलांग होते हैं। अभी तो आपको पहला कारक बताया गया जन्म के पूर्व के कारण। अब बच्चों दूसरा कारण, अब बच्चों दूसरे प्रकार का कारण जन्म के पश्चात के कारक हैं, उन्हें हम आपको अगली कक्षा में नेक्स्ट डे बताएंगे। आज हम यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से दूसरे कारण से स्टार्ट